करंट सेल के अंदर से जा रहा है, सेल क्या कर रहा है, अपने खुद के ही करंट को एक तरीके से अपोज करने की कोशिश कर रहा है, अपने खुद के ही करंट पे रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश कर रहा है। तो वो रेजिस्टेंस जो सेल के द्वारा लगाया जाता है करंट के रास्ते में, करंट के पाथ में, इसी को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? इसी को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो दोबारा सुनिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हुआ? इंटरनल रेजिस्टेंस असल में सेल का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है जो सेल लगाता है करंट के रास्ते में, जो करंट सेल के अंदर से जा रहा है। अब इसमें कई बच्चे क्वेश्चन ये करेंगे कि सर आपको लगता है आप गलत बोल रहे हो। मैं कहता हूं क्यों? वो बच्चा कहता है कि सर सेल का काम ही तो करंट पैदा करना है, अब सेल अपने ही करंट को अपोज क्यों करेगा? मैंने कहा उसकी मजबूरी है। और मजबूरी का कारण क्या है? दुनिया का बेस्ट कंडक्टर कौन है बताओ पहले? सिल्वर है। अब सिल्वर को हम बेस्ट कंडक्टर क्यों कहते हैं? क्या इसका रेजिस्टेंस जीरो है इसलिए बोलते हैं? नहीं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस मिनिमम है। इवन आप ध्यान रखिएगा कि दुनिया का जो बेस्ट कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस भी अगर जीरो नहीं है तो सेल जनरली हम लोग बनाते किसके हैं? निकल, कैडमियम, लेड, जिंक, इन मटेरियल पे तो सेल बनते हैं ना हमारे, तो इनका रेजिस्टेंस तो कभी किसी हालत में जीरो नहीं होने वाला। जब आप समझ रहे हो कि दुनिया का जो बेस्ट कंडक्टर है, मतलब क्लास का जो टॉपर है, तो उसी के 100 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो भाई जो नॉर्मल बच्चा है, एवरेज बच्चा, उसके 100 नंबर कहां से आ जाएंगे? तो सेम वही चीज है कि जब सिल्वर का रेजिस्टेंस जीरो नहीं है तो उनका रेजिस्टेंस तो बाकी जीरो होने का सवाल ही नहीं है। तो सेल आप दुनिया में किसी भी मटेरियल का बना लो, हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। दैट मीन जो सेल है वो खुद करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो ये वही उसी रेजिस्टेंस की बात हो रही है। अच्छा, अब इस रेजिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल r से। और इसकी SI यूनिट क्या है? इसकी SI यूनिट है ओम। डिनोट करते हैं ओमेगा से, क्योंकि अल्टीमेटली भैया है तो रेजिस्टेंस ही, अल्टीमेटली है तो रेजिस्टेंस ही, तो जो SI यूनिट है वो तो ओम ही आने वाली है इसकी। अब देखिए ये जो स्मॉल r है ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो नेक्स्ट है इसके अंदर की इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो देखिए पहला फैक्टर इसके अंदर आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। और जब मैं नेचर की बात करता हूं तो इसमें दोनों चीजें आती हैं, मटेरियल भी और कंसंट्रेशन भी। मटेरियल भी और कंसंट्रेशन भी। तो एक तो इलेक्ट्रोड्स के और इलेक्ट्रोलाइट दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा। अच्छा, दूसरी बात आप क्या याद रखोगे, किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे। तो जितना बड़ा एरिया जो इलेक्ट्रोड्स का होगा उतना बड़ा एरिया एक्सपोज होगा रिएक्शन के लिए। जितना बड़ा एरिया एक्सपोज होगा रिएक्शन के लिए उतनी फास्ट रिएक्शन चलेगी, उतना ज्यादा करंट होगा, और जितना ज्यादा करंट होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ध्यान रखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया। एरिया जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम। चलो तीसरा पॉइंट, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? डिस्टेंस जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। कोई इस बच्चा मुझे समझाएगा ऐसे कैसे? डिस्टेंस बढ़ने से इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे बढ़ गया? ज्यादा टाइम लगेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा तो आयंस को मूव करने में उतना टाइम लगेगा। अब जरूरी थोड़ी है कि बड़ा डिस्टेंस होगा तो सारे आयंस पहुंच जाएंगे, कुछ आयंस तो बीच में ही हो सकता है रुक जाएं, और ऐसे केस में दूसरे एंड पे जो आयंस पहुंचेंगे वो पहुंचेंगे कम, करंट होगा कम, रेजिस्टेंस होगा ज्यादा। लास्ट, चलो देखें तुम मेरी बातें कितने ध्यान से सुनते हो। जरा ये बताओ टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? और याद करो जब वो मेटल, अलॉय, उनके लिए अल्फा की वैल्यू डिस्कस कर रहे थे, याद है? तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने तुम्हें चीज दिखाई थी कि इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होता था? नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटता है। ये पॉइंट मास्टर